देखिए अभी 9 बजे है, 9 बजे अभी लग रहा है लोग सो गए हैं। और जो फ्री का ज्ञान रहता है ना, तो फ्री का ज्ञान आदमी सोचा कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और करंट पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री करंट चल रहा है, लेकिन वही करंट लोगों को मैंने देखा, मैं लाला चौक पर मनोज पांडे के यहाँ गया पढ़ाने, तो उसी करंट को, मेरा ही जो करंट था, वो 200 लोग 1 लाख रुपया दे के उनसे थे। अब आप सोचिए, वही करंट 1 लाख रुपया उनको फ्री मिला है और वही लोग पढ़े। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा निःशुल्क पढ़ाता, निःशुल्क पढ़ाता था, तो लोग वैसे ही अरे कौन जाएगा, यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा, कौन जाएगा, यूट्यूब पे देख लेंगे। लेकिन एक तरह से क्या है, जब आप फी दिए रहते हैं तो क्लास भी सब पैसा दिए, लेकिन निःशुल्क है, निःशुल्क नहीं, कौन जाएगा, यूट्यूब पे देख लेगा, लाइव देख लेगा, यही चलता है। हम लोग आज बातें करेंगे एक समीक्षा अधिकारी के स्पेशल रणनीति के बारे में। जैसे आपका समीक्षा अधिकारी जुलाई में प्री होने वाला है, जुलाई में प्री होने वाला है। अब इसके लिए आप कैसे रणनीति बनाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आप कैसे किन किन विषयों से ग्रेजुएशन है, आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तमाम तरह के व्यक्ति के अंदर एक डायलेमा, पैराडॉक्स भरा रहता है, विरोधाभास रहता है कि हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, सिंपल ग्रेजुएशन वाला भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, हम टाइप जानते हैं, हम कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में एक रणनीति के तहत हम चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी केवल इस बार जो समीक्षा अधिकारी का विषय वस्तु होगा वो ऊपी कमीशन का समीक्षा अधिकारी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इससे जो आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हम चर्चा करेंगे। आखिर ये सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इसी को आरओ, एआरओ कहते हैं। अब यहाँ देखें, समीक्षा अधिकारी 3 कैटेगरी के हैं। एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट कराता है, उसका अपना खुद का होता है, वो अपना पेपर कराता है, उसमें लोगों को सिलेक्शन लेता है, उसमें भी जीएस, इंग्लिश और आपका टाइपिंग रहता है। उसके बाद एक समीक्षा अधिकारी विधानसभा, विधान परिषद कराता है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, उसमें 2 ही रहता है, एक जीएस और एक हिंदी, दोनों ऑब्जेक्टिव रहता है। और उसके बाद अगर आप टाइपिंग टेस्ट जानते हैं तो टाइपिंग के लिए भी वहाँ पे पद होता है। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो शॉर्ट हैंड के लिए भी रहता है। लेकिन ऊपी कमीशन का, ऊपी कमीशन एक कराता है समीक्षा अधिकारी का पेपर, और ये समीक्षा अधिकारी का पेपर 2 चरणों में होता है। समीक्षा अधिकारी मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री होता है और मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। दूसरा
दूसरा यहाँ पे जो प्री होता है, इस प्री में दो पेपर होते हैं। प्री में दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है वो पहला पेपर जीएस का, समान अध्ययन का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। दूसरा जो पेपर होता है वह है सामान्य हिंदी का होता है, यानी कि दो पेपर होते हैं। इन दोनों पेपरों में यहाँ पे देखिए जीएस में 140 प्रश्न होते हैं, 140 क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा है सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं, 60 प्रश्न होते हैं। जो जीएस होता है वह है 1 नंबर का, जो हिंदी होता है 60 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि दोनों जोड़ देंगे तो कितने नंबर का हो जाता है? समीक्षा अधिकारी प्री 200 नंबर का हो जाता है। और इस 200 नंबर में आपको लाना कितना होता है? 200 नंबर में लाना होता है 130, कभी 121, कभी 122, इसी तरह से मेरिट जाते हैं। इस तरह से मेरिट जाते हैं, यानी कि 120 से लेकर 130 के बीच में आप अगर नंबर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माइनस मार्किंग पहले क्या था? माइनस मार्किंग नहीं था। 140 के आसपास जो लोग भी रहते थे उनका सिलेक्शन होता था। प्रीलिम्स में वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते थे, योग्य हो जाते थे। लेकिन अब माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है? आपको बहुत ही केयरफुली से क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखिए 140 नंबर है, 140 नंबर में कहाँ से कितने क्वेश्चन होते हैं? अगर हम इसको बांट लें, इसमें कहाँ से आप फोकस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन होते हैं, उस पर बात करें। यहाँ पर देखिए 140 नंबर का जो आपका जीएस है, इसमें से मैथ और रीजनिंग मिलाकर मैक्सिमम 15 सवाल होते हैं। मैथ और रीजनिंग मिलाकर कितने होते हैं? 15। मैथ और रीजनिंग मिलाकर 15 सवाल होते हैं। 5-7 मैथ रहता है, बाकी रीजनिंग होता है। रीजनिंग में आपको पुराने सवालों को भी देखना पड़ेगा। अगर आप पुराने सवालों को देख लेते हैं कितने त्रिभुज है, लेकिन इसमें 4-5 सवाल तो फिक्स रहता है। एक आयु से संबंधित, जो उनके पिता इतने साल है तो कितना दोनों के बीच में गैप होगा, एज रिलेशन से। एक होता है जिसे आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, उसने इशारा करते हुए उसको बताया कि वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उसका उसके बीच क्या रिलेशन है। एक सवाल यहाँ से होता है। एक सवाल होता है और वो होता है जो आपकी बर्थ डे रहता है कि इनका जन्म 1 जनवरी 1981 को हुआ था, तो आज इनका जन्मदिन कितने तारीख को पड़ेगा या किस दिन को पड़ेगा, 2023 में उनका जन्म किस दिन पड़ेगा। एक सवाल वैसे रहता है। एक सवाल होता है और ये होता है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 सवाल होते हैं। एक सवाल रहता है त्रिभुज से, कितने त्रिभुज है इसमें। उसके बाद एक रहता है क्रय मूल विक्रय मूल से, एक रहता है लाभ हानि से, और एक रहता है रेलगाड़ी, और एक रहता है मिश्रधन या मूलधन से। मिश्रधन निकालना या फिर ब्याज निकालना या फिर समय निकालना, यहाँ से एक सवाल रहता है। एक वर्क एंड टाइम से रहता है, काम समय चाल से रहता है। तो इस तरह यहाँ पे कुल मिलाकर मैथ रीजनिंग मिलाके 15 सवाल से अधिक नहीं रहता है। 14 हो सकता है लेकिन 16 नहीं हो सकता। बाकी बच गए 125 सवाल। 125 सवाल में दृष्टि आप
मॉडर्न मिडवल एनसीएंट, यहाँ से रहता है। हो सकता है कि वो 20 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है कि 18 हो जाए, लेकिन इसी के बीच 18 से लेके 25 के बीच में ये हिस्ट्री रहता है। उसके बाद है जियो ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी होता है वो ज्योग्राफी भी आपका लगभग 15 के आसपास होता है। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों इसमें, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी इसमें शामिल है। उसके बाद है आपका रहता है साइंस। साइंस में पूरे रहते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी रहेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, थोड़ा बहुत एक दो कंप्यूटर से सवाल, कंप्यूटर से नॉर्मल सवाल होते हैं कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं, या फिर आपका अगला रहेगा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, सीपीयू क्या है, फिर से आपका कोल क्या है। मतलब ये छोटे छोटे सवाल ऑनलाइन 2-3 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, नेट का खोज के सुने की ऐड करने के, ये सब सवाल से रहते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी में रहता है, करंट से रिलेटेड रहता है, करंट से रिलेटेड रहता है। उसके बाद है आपका पॉलिटी रहता है, पॉलिटी, और इस पॉलिटी में अनुच्छेद बहुत महत्व रखते हैं। अनुच्छेद किस आर्टिकल में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ये फिक्स रहता है। दूसरा नंबर, अनुच्छेद के बाद आपका अगला पॉइंट क्या रहता है, अनुच्छेद के बाद भाग, किस भाग में क्या है, मिलान करने के लिए आता है। मूल कर्तव्य किस भाग में, राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य किसमें, मूल अधिकार किसमें है, ये आपका रहता है। उसके बाद किस देश से क्या लिया गया है, संवैधानिक स्रोत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर आपका निर्वाचन आयोग है। पंचायती राज थोड़ा सा ज्यादा पूछता है, जो भाग 9 है, भाग 9 का है, भाग 9 का है। यहाँ पे थोड़ा सा कमीशन अंदर तक जाता है पॉलिटी, इसलिए यहाँ पे एक तरह से हमेशा भाग 9 को तैयार करना चाहिए समीक्षा अधिकारी और विशेष, क्योंकि यूपी कमीशन ज्यादा जाता है। इसलिए आप देखेंगे सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे पूछा जाना स्वाभाविक है। पॉलिटी के बाद है संविधान संशोधन, भी पॉलिटी में पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल तो संविधान संशोधन से आ जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन रहता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे पॉइंट पे हम बातें करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और इससे इकोनॉमिक्स से 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो कुछ परंपरागत इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो इकोनॉमिक्स है वो है करंट इकोनॉमिक्स। करंट इकोनॉमी में क्या है, जैसे प्रोडक्शन है, अब कोयला का उत्पादन किस राज्य ने ज्यादा किया है, सोना का उत्पादन, लोहा का उत्पादन, देश विदेश दोनों देखना है, राज्यों को भी देखना है, विदेश में भी देखना है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी पूछा जाता है कि किस देश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर के बाद है, एग्रीकल्चर में ही आप देखेंगे दूध उत्पादन, उसके बाद है आपका अन्य जो एग्रो प्रोडक्ट है उनका उत्पादन, कहाँ पे निर्यात हो रहा है, कहाँ पे आयात हो रहा है, इन सबको पूछा जाता है, इन सबको पूछा जाता है। तो इस तरह यहाँ पे आपको एक तरह से इकोनॉमिक्स में करंट भी देखना पड़ेगा, करंट भी देखना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है, वो भूगोल का भी हिस्सा है। खनिज, एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन है वो किस देश, किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको आपको तैयार हिस्सा रखना पड़ेगा। नए आंकड़े के साथ, नए आंकड़े के साथ वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा।
दूसरा है और वो है आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है। हर 6 महीना पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है, यानी कि साल में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, एक खरीफ फसलों के लिए, एक रबी फसलों के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक सवाल बनता है, कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में भारत सरकार ने कितना घोषणा किया है, या फिर चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये 4-5 चीजों को ही याद रखना होता है। उसमें भी चावल में भी 2 ग्रेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, 2 ग्रेड है। तो उन ग्रेडों को भी याद रखना होता है कि चावल में ग्रेड ए का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है, दूसरे कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। यहाँ से एक सवाल रहता है करंट में। आगे देखें, अगला जो यहाँ पे पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी सवाल रहते हैं। अब करंट अफेयर्स में आप मान चलिए 15 से 20 सवाल या 12-15, मतलब 15 के आसपास रहेंगे। और वो सवाल आपके कहाँ से रहते हैं? व्यक्तित्व से रहते हैं, पर्सनालिटी, स्थान के बाद आपका अगला क्या रहता है? स्थान के बाद फिर अगला जो सवाल होता है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी से 4-5 सवाल रहते हैं। खेल खिलाड़ी से 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। फिर जितने एक्सरसाइज हुए, मतलब जहाँ पे सेना ने अभ्यास किया, उसके बाद देश विदेश के साथ जो भी संबंध किए गए, अगर किसी देश का दौरा मोदी जी ने किया है, किस दिन किया है और कौन सी समझौता किया है, इसको देख के चलना चाहिए। इसको देख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है पुरस्कार। पुरस्कार किसने, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? बुकर पुरस्कार, भारत में जो खेल रत्न पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है। अभी पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। अब इसमें कई लोगों को मरणोपरांत दिया गया। इसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दिया गया, और उसके बाद एक लोगों को और मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत दिया गया है तो 2-3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। उस मरणोपरांत लोगों के नाम याद रखिए, वही क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। अब इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। उसके बाद आप जितने भी पुरस्कार हैं, देश विदेश, खेल खिलाड़ी से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो आशा पारिक को मिला है, उसी तरह से हर साल नए पुरस्कार की घोषणा होती है। तो कम से कम आप 6-7 महीना का, 1 साल तक का करंट देख के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब आप किताबों का जो बहुत हाईलाइटेड किताब है, जो करंट, मान चलिए जो मिशेल ओबामा है, बराक ओबामा की पत्नी, उन्होंने किताब लिखी। अब वो किताब हाईलाइटेड रहेगा। कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष रहा हो उसने लिखा है, या उसकी पत्नी ने लिखा है, या तो फिर कोई बड़ा चर्चित चेहरा जो पत्रकार हो या लेखक हो। अब विक्रम सेठ लिख दें तो उनका चलेगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। उनकी किताबों का नाम निश्चित के याद रखें। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसको निश्चित याद रखें। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कलिंगा पुरस्कार, ये कई बार हो जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आपका बुकर पुरस्कार है किन देशों के लोगों को दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड या फिर पुलित्जर अवार्ड, एबल पुरस्कार, मतलब कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन है पूछा जाता है। उसके बाद थोड़ी सी जीके,
ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गए। जीके में कहां कहां से रहता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन प्रथम, यानी कि देश में कौन प्रथम हुआ, कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ, कौन है, एक तरह से क्या है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बड़ा छोटा निश्चित याद रखना चाहिए। खासकर कोई चर्चा है, जैसे लंबा कोई पुल बन गया, देश में बन गया, विदेशों में बन गया, सागर में बन गया, कोई टनल बन गया, कहाँ पे कौन सा टनल है, इसको हमेशा कॉपी बना के एक छोटे छोटे गुटका बनाना चाहिए। यानी कि आपके पास छोटे छोटे एक कागज का टुकड़ा लेके उसको सजो लेते और उसमें ये ऊपर एक तरह से लिख देना चाहिए कि ये आपका कौन बड़ा कौन छोटा वाला है। यानी कि संसार में जो भी उस तरह के अजनबी टाइप के काम हो रहे हैं उनको तो निश्चित लिख डालो। और कोई बड़ा सा द्वीप है जिसमें कोई भूकंचल हुआ है उसको लिख डालो, कोई अगर बड़ा सा पुल बन रहा है, कोई अंडरग्राउंड वाटर में मेट्रो बैठ रहा है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा तौर तक तैरता हुआ कोई सोलर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो वो सब चीजें उसमें नोट होनी चाहिए आपके, क्योंकि ये सब चीजें पर डे तैयार होती है, अचानक रटने से न याद होता है। उसको 2, 4, 10 से आपको टारगेट होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हमें उस छोटे से जो कागज का आपने गुटका बनाया है या छोटी सी कॉपी बनाई है, उसमें आपको पर डे 5 अजनबी बातें लिखनी है। 5 अजनबी बातें लिखनी है तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है, बहुत ही बेहतर हो जाता है। वो तैयारी के लिए आपके काफी अच्छा हो जाता है। वो जीके इसी तरह से तैयार करना चाहिए। और पहले कौन हुआ है उसमें पहले में आपको खासकर जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का पहला कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा, उसमें कौन महिला निर्वाचन आयुक्त रही, या फिर लोकसभा अध्यक्ष है तो उसमें पहला कौन रहा, कौन महिला रही। उसके बाद अगर पर्वत पे माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ा है तो कौन भारतीय महिला पहले चढ़ी, या फिर पुरुष कौन चढ़ा, सबसे अधिक बार कौन चढ़ा, पूरे संसार से लेके सब कुछ। तो इस तरह से एक बड़ा छोटा भी तैयार करना चाहिए। 1-2 सवाल कभी कभी वहां से पूछ दिया जाता है। तो ये एक तरह से आपकी पूरी जीएस की पृष्ठभूमि बनती है, जिस जीएस में 140 सवाल को हमने देखा कि प्रीलिम्स के कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी के रूप में। अब एक पेपर ये आपका 9:30 से शुरू होगा, 9:30 से शुरू होगा और 11:20 पे समाप्त होगा। यानी कि ये 2 घंटे का पेपर होता है। 9:30 बजे शुरू होगा और आपका कितने बजे समाप्त होगा, ये 11:30 बजे समाप्त होगा। और इसमें आपको ब्लैक पेन का यूज करना होता है और उसी ब्लैक पेन के माध्यम से आपको मार्क शीट कलर करनी होती है। तो मुख्य रूप से पेन भी बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। और पेन क्या है, जेल वाला लेके चलेंगे। अब वो जेल वाला जब लेके जाएंगे, जब उस पर आप कलर करेंगे वो चलेगा, लेकिन क्या होता है कि वह उसकी स्याही फैलती है। इसलिए प्रयास करें कि जेल वाला लेके न जाए। एक जो मोटा लीड वाला पेन आता है, जो एक बार आप उसमें कलम रखेंगे और 1-2 राउंड जैसे घुमाएंगे पूरी गोला काला हो जाएगी। वो ब्लैक पेन आता ही है, उसको कलर करने के लिए मानसिक प्रयास करें छोटी रखें। नहीं तो ये जो आप कोई भी पेन लेके चले जाते हैं उसको खूब रगड़ते हैं, वो मार्कशीट कट जाते हैं, वो मार्कशीट कट जाते हैं। इसीलिए प्रयास करें कि कलम ऐसा लेके जाए जो वहाँ पे मोटा हो और एक बार ब्लैक उस पर जैसे चलाए कलर हो जाए। बहुत लोग कलर नहीं कर पाते हैं। समय से क्वेश्चन सब टिक कर लिए और टिक करने के बाद एक तरह से कलर करने बैठते हैं, 1 घंटा कलर करते रहे, आपने बुकलेट में सही लगा दिया, उसके बाद आप कलर नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। कलर नहीं करोगे तो बुकलेट तो चेक होगी नहीं, बुकलेट तो आपको वापस मिल जाती है, घर पे ले जाकर मिलाए। उसमें जो मिलान की जाती है वो मार्कशीट मिलान की जाती है, वो मार्कशीट को ही कलर करना है। आप प्रयास करें कि यहाँ पर
यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में अपने पूरे बुकलेट में टिक लगाते हैं, पूरे बुकलेट में टिक लगाते हैं, 1 घंटा तो उसमें निकल गया। फिर उसमें क्या करते हैं, आराम से मिलाते हैं, फिर कलर करने बैठते हैं। अब कलर करते समय भी बुकलेट में जो लगाए हैं अलग और उसमें लगा देते हैं अलग। तो प्रथम दृष्टया अगर आप जानते हो कि ये क्वेश्चन सही जाएगा तो उस पर आप क्लिक सेव करो। बार बार आंसर बदलने से भी आप देखोगे पहली बार जब आदमी टिक लगाता है तो काफी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन वही जब सेकंड टाइम इधर उधर मिलाना शुरू करता है 4-5 क्वेश्चन इधर उधर गलत हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि वहां पे आप पहले दृष्टया जो लगाए हैं वो आपका सही जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि जैसे आप एक से लेके 10 तक क्वेश्चन आपके दोनों पेज पे है, तो दोनों पेजों को केयरफुली पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आप अपने मार्कशीट में उतना कलर कर दीजिए। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि मार्कशीट में उसमें मान लीजिए सब क्वेश्चन तो आप पा लीजिए होंगे, जितने क्वेश्चन उसमें सही आपके हैं उसको कलर कर दीजिए। उसके बाद फिर आप 10 से लेके 20 के बीच में अब दूसरा जो पेज पलटेंगे उसमें देखिए जितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं उसको कलर कर दो। उसके बाद फिर आप 20 से 30 के बीच में जितने सही क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कलर कर दो। उसके बाद 40 से 50 में जितने आ रहे हैं सबको कलर करते जाओ, देखते जाओ। उसके बाद जब 130-40 तक पहुंच गए तो 1 घंटा में आपके मान के चलिए 80 प्रश्नों को आपने रंग लिया होगा और आपके पास 60 ही प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें रंगना आप नहीं रंगे होंगे। ये क्लियर हो गया 80। अब उसमें 80 में मान चलो आपको लगता है कि नहीं मेरा 70 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होगा तो रिस्क ज्यादा ना लो। वैसा नहीं है कि आप सीधे रंगो 120 125, नहीं, आप टारगेट रखो कि अब आपको पहुंचना कितने पे है, 110 से 15 के बीच, 110 और 15 के बीच में आपको पहुंचना है। इसके लिए रणनीति ये होनी चाहिए कि अब उसमें देखते रहो। 80 तो आपने रंग लिया, कंफर्म हो गया, अब उसके बाद अब देखो कितना हमें और सही आ रहा है, मतलब 90% हम एग्जैक्ट है कि उसमें सही हो गया। तो 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिस पर आप 90% आप कंफर्म हो कि ये क्वेश्चन है, उसको रखा। तो अब आप पहुंच गए कहां पर, आप पहुंच गए 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन रंग डाले ना। अब 90 क्वेश्चन के बाद अब आप 20 क्वेश्चन और रखना चाहते हो कि हम 110 कर दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इतने में सही हो जाएगा तो कर दो। 85 क्वेश्चन आपके अगर सही निकल जाते हैं तो उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी आपको लगता है कि नहीं और हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब 60% सही वाले पे जाना चाहिए। कि 60% सही है, 40% गलत है, यानी कि अब उसको आपको एक तरह से लेके जाना चाहिए। 20 क्वेश्चन ऐसे टच करने चाहिए तो आपका 110 हो गया। अब 60, अगर उसमें से 40% भी आपका निकल के आ गया 20 में से, तो 40% का मतलब कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? मान चलिए आपका लगभग 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन भी अगर सही निकल गए तो बहुत हो गया। तो 110 क्वेश्चन तक ही टच करें। अब ऐसा न कि बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में 130 तक कर लेते हैं और 130 के बाद जब कटता है तो सीधे 70 पे आ जाते हैं। आपने 110 टच किया है, आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 7 क्वेश्चन और माइनस कर दो, 27 माइनस कर दो, तब भी आपसे 110 में अगर आप 27 निकाल रहे हो तो कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं? 83 में 83 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 83 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। जीएस में अगर 83 क्वेश्चन सही निकल गया तब भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है फ्री में, ये ध्यान रखें।
और पता चला कि आप 130 क्वेश्चन टच कर दिए। 130 में आपके गलत कितने हो जाएंगे? आपके गलत हो गए अगर 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 30 और 20, अब अगर 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब उसमें कितना आपको और अंक कटेगा? 27 अंक कटेगा। यानी कि 27 और 30 57 हो गए। अब 57 को सीधे माइनस करो, यानी कि कितने चले आए आप? 57 अगर क्वेश्चन माइनस हो रहे हैं तो 130 में 57 घटा देंगे तब भी आप 83 पे आएंगे कि नहीं आएंगे? और कुछ गलत हो गया तब भी नीचे आ जाएंगे। तो आप उतना रिस्क क्यों लेना चाहते? एक निर्धारित कर लो कि हमें 3 कैटेगरी में फर्स्ट ऑर्डर में जितने सही क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको सही करो। सेकंड ऑर्डर में जो 90% जानते हो उसको सही करो, और लास्ट में 60% जानते हो उसको करो। 50 के नीचे वाले को आपका मन कर रहा है कि 50% सही जा सकता है, गलत सही जा सकता है, उसमें रिस्क मत लो, सिलेक्शन से बाहर हो जाओ, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो ये आपके एक जीएस की रणनीति बनाया, और जो आपने टिक लगाया है उसको कलर करना अति आवश्यक है। ऐसा न हो कि काफी छीने जाने तक लोग बहुत कलर करते हुए नजर आते हैं। जो काफी छीने जाने तक कलर करते हुए नजर आते हैं वो तरीका गलत है। वो तरीका बहुत गलत होता है कि बहुत लोग काफी छीने जाने तक कलर करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपकी तैयारी हो जाए, एक वो मार्कशीट ले लो, उसका फोटो स्टेट करा दो और उसको कलर करो, उसको प्रैक्टिस करो, और ये कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे लोग वहां पे जो पहली बार भरते हैं उनका हाथ ना होता है। पहली बार जब प्रश्न परीक्षा हाल में वो मार्कशीट को भरते हैं तो हाथ का होता है, और दूसरा नंबर क्या होता है? आंसर शीट गलत भर देते हैं, रोल नंबर गलत भर देते हैं, सीरीज छोड़ के चले जाते हैं। ये सब चीजें पहले ही आपको कमरे पर बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर हमारा 140 गोला हम कलर कर ले रहे हैं, ताकि वहां पे टाइम को बचाया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 15 मैथ और रीजनिंग मिला के है, जो आपका टाइम टेकन हो जाता है। अगर मैथ रीजनिंग जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते हैं तब वहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। काफी टाइम लेकर उसे आप निकालते हैं। इसलिए कलर जो करने वाला है, कुमार सीट है, उसको आप निश्चित रंग के जाए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, इस जीएस वाले पोर्शन पर हमने बताया कि कैसे आपको पूरी रणनीति बनानी है, और कितने बजे पेपर शुरू होगा और कितने बजे पेपर समाप्त होगा। और आप फिर मान चलिए 9:30 बजे पेपर सुबह शुरू हुआ और 11:30 पर पेपर आपसे ले लिया गया, फिर गैप रहेगा। अब गैप रहेगा, मान चलिए फिर आपका पेपर 2:30 बजे शुरू होगा, यानी कि 3 घंटा का गैप है। 3 घंटे गैप है तो 2:30 से अब दूसरा पेपर शुरू होगा, और चूंकि 60 क्वेश्चन है इसलिए ये 1 घंटे का, यानी कि 2:30 से शुरू होकर 3:30 में समाप्त हो जाएगा, 3:30 में समाप्त हो जाएगा, 3:30 में समाप्त हो जाएगा। और ये सामान्य हिंदी होगा, और सामान्य हिंदी में कितना क्वेश्चन होते हैं? 60। सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60। और इस 60 प्रश्न की क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि पूरा ओवरऑल हिंदी से पूछा जाए। ये 60 प्रश्न 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे, और 6 टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, यानी कि जो आपके 6 टॉपिक हैं उन्हीं 6 टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे, और ये 60 क्वेश्चन होगा। एक नंबर का होगा, एक नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा आपका, वो तो सीरीज पर निर्भर करता है, लेकिन 6 चीजों में कोई भी पहले आ जाएगा। विलोम 10 रहेगा। विलोम कितना रहेगा? 10 नंबर का।
उसके बाद है तद्भव तत्सम, ये कितना रहेगा 10 नंबर का। उसके बाद है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रहेगा 10 नंबर। उसके बाद है विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण कितने नंबर का रहेगा 10 नंबर। उसके बाद है आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची कितने नंबर का रहेगा 10 नंबर का। और फिर लास्ट रहेगा शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, ये रहेगा 10। तो ये है आपके इतने से ही 60 नंबर का। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सिमम में से 40% या 40 क्वेश्चन, 60 में से 40 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो आज समीक्षा अधिकारी का पेपर आप देखेंगे 2019-98 से लेकर और अब तक अगर पढ़ डालेंगे तो उसमें से लगभग 40 प्रश्न मिल जाएंगे। 40 नहीं मिलते तो 30 तो मिल ही जाएगा, 30 मिल जाएगा, 20 आपको नए होंगे। और आपको फाइट में बने रहने के लिए 50 से अबव करना है। बहुत तो लोग होते हैं 58, 59 करते हैं। पिछले बार इतना आसान कर दिया था हिंदी का पेपर कि लगभग लड़के 59 तक, 60 तक, 100% सही कर गया है। लेकिन उन्होंने वर्क किया, वो मेहनत किए होंगे, पुराने क्वेश्चन को देखे होंगे ताकि एक भी क्वेश्चन गलत न हो जाए। जो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होता है विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण को भी आप एक किताब से पढ़ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे तद्भव तत्सम है, ये सब एक तरह से आसान सवाल है, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप 60 में से 50 टारगेट लेके चलिए, 50 से नीचे रखें, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया आपको 140 में से आपको कितना गेट किया 83, 140 में से आप 83 अगर गेट कर देते हैं और इधर 50 गेट तो कितना हो गया 133, 125, 126, 129, 130, तभी आप 3 नंबर मेरे से रहते हैं, तभी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे। 3 नंबर आपके अधिक मिल गए, 3 नंबर आपके अधिक क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, विलोम को 2 टारगेट रखना चाहिए। आप पहले नंबर तो कोई भी किताब रखे हो, हरदेव बाहरी हो या सुशील कुमार हो, पृथ्वीराज पांडे जी हो, इनके आते हैं, उसमें विलोम को रखिए। या फिर आप जो पौल तिवारी जी ने लिखा है पतला सा अव्यक्ति प्रकाशन वाली है, वो आप उसको ले डालिए। उसमें से जितना विलोम पूछा गया है अब तक उसको एक तरह से तैयार करें। अचानक तो तैयार नहीं हो, लेकिन उसको क्या करें, क्रमबद्ध ढंग से तैयार करें। एक बार 10 पूछ याद करें, 20 याद करें, एक ग्रुप बनाने, छोटा छोटा ग्रुप अपने याद प्रश्नों का, जो थोड़ा सा सीरियस हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनका ग्रुप होना चाहिए। और उनके साथ आप सप्ताह में 1-2 दिन बैठे या पूरा 1 दिन हमें केवल विलोम सुनना, पूछना। और उसमें 5-6 लोग जब बैठे हैं तो उसमें विलोम को पूरा पढ़ डाला, बोल के पढ़ा, ग्रुप में डिस्कस कर करके पढ़ा, तो आपका क्या होगा, वो तैयार हो जाएगा। और अगर वो तैयार हो गया तो फिर कभी भूलेगा। और तैयार हो जाने के बाद अब उसका प्रैक्टिस करें। तैयार हो जाने के बाद अब उसे ऑब्जेक्टिव के रूप में लगाने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, टेस्ट दे दो, ऑब्जेक्टिव के रूप में उसे देखो, ताकि आपका वहां पे जो 4 ऑप्शन मिलेगा वो कंफ्यूजन ना हो। विलोम आपका तैयार हो जाएगा। तद्भव तत्सम में भी वही आप गुणागणित करो, पुराने क्वेश्चनों को निश्चित देखो, और फिर नए क्वेश्चन 2-3 होते हैं, 3 होते हैं, तो उसे आप देखने का काम करो। लेकिन बहुत अधिक है, आप बाहर न जाओ। अब जैसे मान चलो 1500, 2000
किताबों में तदभव पसंद नहीं है, न उतना जल्दी याद कर पाओगे और न ही आपका सही है। इसलिए जो क्वेश्चन जगह जगह पे पूछे गए हैं उनको देखो। तमाम जितने भी कमीशन हैं उन सभी कमीशनों में अगर तदभव प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस सबको देख लो, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द, ये पीसीएस के भी बेंच में और बाकी अन्य जगहों पर भी है। इसकी भी पूरे जितने पुराने प्रश्न हैं उनका एक लिस्टिंग होनी चाहिए, वहां से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। विशेष विशेषण ये केवल इसमें है। विशेष विशेषण बहुत कुछ नहीं है, बस संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का एक है। जो विशेष है वो संज्ञा है या सर्वनाम है, और जो विशेषण है उसकी विशेषता बता रहा है, वही विशेषण है। पानी है, पानी संज्ञा है, लेकिन उसी से पानी में रहने वाला जो पनीला है वो पनीला क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, पनीला विशेषण हो जाएगा। तो अब इसमें आपकी तैयारी करनी रहती है। अगला है पर्यायवाची। इस पर्यायवाची में 5 पर्यायवाची होते हैं, 5 अनेकार्थी होते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ क्या होगा। अगर लिख दिया है आपका हंस, तो हंस सूर्य को भी कहा जाता है, हंस ब्रह्मा को भी कहा जाता है, हंस प्राण को भी कहा जाता है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से हंस किसको नहीं कहा, किसको नहीं कहा जाता है। यहां से रहे आपको परिभाषी और एकार्थी दोनों तैयार करना होगा, यहाँ से आपको। और दूसरा है शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण में 5 वाक्य शब्द रहते हैं जिसको शुद्ध करना होता है, और 5 वाक्य रहते हैं जिसको शुद्ध करना होता है। यानी कि 5 वाक्यों को शुद्ध करना होता है, जिसमें आपका लिंग प्रत्यय चलेंगे, जो भी संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती है, क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को देखना होता है। और मानते रहे उज्ज्वल, आशीर्वाद या सुपर्णखा या फिर आपका हिरण्यकश्यप, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये शब्द कैसे पूछे जाएंगे, क्या इसका शुद्धिकरण होगा, यहाँ से प्रश्न रहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्री का एक जो पेपर है, इसमें आप 130 मैक्सिमम अगर 130 लाते हैं, न्यूनतम 120 पर भी हो जाता, कैटेगरी में थोड़ा सा डाउन भी जाता। लेकिन जनरल की मेरिट की हम बात कर रहे हैं, मान लो महिला है तो उसका तो 100 पे ही हो जाएगा। महिलाओं को 20% आरक्षण है, उसमें भी रिजर्वेशन में अगर महिला है तो और भी कम जाएगा, और भी कम जाएगा। उसके बाद और भी कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम बातें कर ले। आपका जो अगला होता है कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनती है। अब इसमें देखिए, अगर आपने बायो से बीएससी किया, एबी से बीएससी किया, मैथ से बीएससी किया है, तो इसके लिए जो बायो और एजी है, इसके लिए एक पद होता है, उसकी मेरिट थोड़ी सी कम है, जिसे एएमओ कहा जाता है, असिस्टेंट मलेरिया अफसर, सहायक मलेरिया अधिकारी होता है। असिस्टेंट मलेरिया अफसर, सहायक मलेरिया अधिकारी होता है। उसके बाद दूसरा है, और वो है आपका दूसरा है, और वो है आपका मैथ। जो मैथ होता है इसके लिए WMI एक पता है, WMI जिसे कहते हैं वाट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर, जो वाट माप अधिकारी, जो जितने बटकरा होते हैं जिसमें कम तौलना और अधिक तौलना, ये जो चीजें होती हैं उसकी जांच यही करता है, WMI के रूप में करा जाता है। उसके बाद अगला रहता है आपका कॉमर्स। जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएशन होते हैं उनके लिए एक पद होता है ऑडिटर। उनके लिए कौन सा पद होता है, ऑडिटर का पद होता है। अब उस ऑडिटर के पद में केवल कॉमर्स वाला जाएगा, भले खाली रह जाए, सिंपल प्रोफेशन वाले नहीं जाएंगे। एएमओ में मलेरिया अफसर में भले जो लोग हैं
वो बायो वाले ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। उसके बाद ये कमर्स में ऑडिटर हो गया। उसके बाद तीसरा रहता है जिनका हिंदी बीए में आता है, उनके लिए हिंदी ट्रांसलेटर का एक पता है। तो यानी कि हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे, हिंदी अगर जिनका बीए में रहा है वो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका सेकेंड ईयर तक रहा, सेकेंड ईयर तक ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। एक और होता है इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है, वो भी ऑडिटर में जाएंगे, कॉमर्स वालों के साथ जाएंगे, कॉमर्स वालों के साथ जाएंगे। तो ये क्या होता है, इनके लिए पद उसी में एक्स्ट्रा होता है, उसी में पद एक्स्ट्रा होता है और वो लोगों की मेरिट 5-7 नंबर नीचे रहती है, 5-7 नंबर नीचे रहती है। इसमें अलग से क्वालिफाई कराए जाते हैं। जो बायो एरी वाले हैं वो असिस्टेंट मलेरिया अफसर में कराए जाते हैं, और जो मैथ वाले हैं वो WMI में कराए जाते हैं। एक आपका लॉ वालों का भी होता है, जो लॉ से ग्रेजुएशन किए होते हैं उनके लिए भी WMI विधिक होता है, जो उन पे कौन कौन सी धाराएं लगानी है। जो कोई बनिया घाटा थोड़ी कर रहा है, बड़ा उसका ठीक नहीं है, तो उसमें कौन सी धारा लगानी है, ये सब कुछ किसमें है, ये आपके ये इकोनॉमिक जो लॉ से ग्रेजुएशन होते हैं उनके लिए है। उसके बाद देखिए, ये तो आपका हो गया, और क्या हो गया, ये प्रीलिम्स के पद हो गए, क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कराया जाता है। उसके बाद एक होता है जिसे सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है, और जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उस सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको कंप्यूटर की डिग्री अनिवार्य करनी है। यानी कि अब CCA हो या O लेवल हो या PGDCA हो, मतलब अब ये सब कुछ मांग कर दिया, सब कुछ मांग कर दिया है। लेकिन आपको इस कंप्यूटर डिग्री के साथ साथ के टाइप भी आनी चाहिए। अब पता लगा कि आप क्वालिफाई हो गए उसमें, और आपको प्रीलिम्स के क्वालिफाई हो गए, तो प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने के बाद जब मेंस हो जाता है, तो मेंस के बाद आपके पास टाइप के लिए लेटर आता है। टाइप के लिए लेटर आता है कि इस दिन आपकी टाइप टेस्ट होनी है, तो उस दिन आपको 30 शब्द हिंदी या अंग्रेजी दोनों पर मिनट आने चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। आप क्वालिफाई करने से, कंप्यूटर डिग्री रखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे टाइप परीक्षण करना पड़ेगा। आयोग ने ये क्लियर है, ये क्लियर है। इसलिए अगर आप टाइप जानते हैं तो यारो आपके लिए उसकी मेरिट और डाउन जाती है, मेंस में मेरिट और डाउन जाती है। इसलिए लेकिन टाइप क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको टाइप पे टेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन है आप किसी भी सब्जेक्ट में, एनी स्ट्रीम, बीए हो चाहे संस्कृत से हो चाहे अंग्रेजी से हो या कोई भी हो, तो आपको एक तरह से समीक्षा अधिकारी के लिए क्वालिफाई करेंगे। भले आप BSc बायो से आप मलेरिया में भी क्वालिफाई करेंगे, और आप सामान्य जो समीक्षा अधिकारी है उसमें भी क्वालिफाई करेंगे। 2 जगह रोल नंबर आपका दिखेगा। अगर आप मैथ से तो आप WMI में भी क्वालिफाई करेंगे, और मेरिट अगर आपकी अच्छी है, अगर उसका कट-ऑफ में पूरा किया है आपने, तो समीक्षा अधिकारी में भी आपका रोल नंबर रहेगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी मेंस में समीक्षा अधिकारी के बराबर नंबर पा गए तो उसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप उसमें नहीं हो पाते हैं, अगर इसकी मेरिट नीचे गई है तो आप उसमें हो जाएंगे। इसीलिए ये कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कराया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो सर हिंदी सेकेंड ईयर में रहेगा तो सेकेंड ईयर तक मान्य है। अब उसमें देखिए थर्ड ईयर में अभी अब किए है कि नहीं किए, अभी कोई बहुत चेंजेस नहीं हुआ है, पहले मान्य है, सेकेंड ईयर तक मान्य। उसमें मेंशन करके देंगे, अगर वो हिंदी वाला निकाले हैं, हिंदी की हिंदी समीक्षा अधिकारी का पद है,
उसमें लिखे रहेंगे कि इसमें आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक होना चाहिए तो क्लियर, और किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस के क्वेश्चन मान चले 20 से 25 तक साइंस के क्वेश्चन मान चले, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिला के बराबर रहता है। कुल मिला के कभी फिजिक्स अधिक पूछ दिया, बायोलॉजी कम पूछा, कभी बायोलॉजी अधिक पूछ दिया। पर्यावरण भी तैयार करके जाए, पर्यावरण से भी 5-7 सवाल, पर्यावरण और बायोलॉजी को मिला देंगे तो वो अधिक हो जाएगा। इसमें इन्वायरमेंट भी जोड़ना रहेगा, पर्यावरण से भी सवाल रहता है। पर्यावरण के साथ है प्रीलिम्स में और आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा देखनी है। एक में देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश स्पेशल। यहाँ पे देखें जीएस में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी रहता है। मान चलिए कितना जिला है, कितना तहसील है, कौन कौन सा जगह किसके लिए फेमस है। उसके बाद है आपका दूसरा क्या रहता है, दूसरा यहाँ पे रहता है और जनसंख्या नगरीकरण, कितने नगर है, कहाँ पे नगरीकरण ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ये आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा इसमें पढ़नी होती है, बीसीएस के प्री में भी और इसमें। बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये नहीं है, लेकिन इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ के जाना पड़ता है। 8-10 सवाल यहाँ से। अब हम लोग, ये तो हो गया आपका प्री का एक रणनीति। अब हम लोग बातें करेंगे मेंस। अब आप प्री 200 नंबर का था, प्री क्वालिफाई, प्री में 83 हमने जीएस में निर्धारित किया और लगभग 50 हमने किसमें निर्धारित कर दिया, हिंदी, तो आप क्वालिफाई कर गए। अब मेंस के चरण में जाएंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, निकाल कर उससे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाके लोक सेवा आयोग में गेट 3 के तहत वहाँ पे काउंटर बने होंगे और वहाँ पे ले जाके आपको जमा करना होगा। वहाँ पे ले जाके आपको जमा करना होगा, काउंटर बने होंगे, ले जाके आपको जमा करना होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, मेंस। मेंस समीक्षा अधिकारी 400 नंबर का, 400 नंबर का समीक्षा अधिकारी का मेंस होता है। और इसमें पेपर कितने हो गए इसको देखना, पेपर कितने हो गए इसको देखना। देखिए पहला नंबर तो जीएस, सेम जीएस ऑब्जेक्टिव 120, जो आपने ऊपर पढ़ा है ना सेम वही रहेगा, लेकिन 120 का कर देगा। 120 जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण और मैथ रीजनिंग मिला के 12 से 15, मैथ रीजनिंग मिला के 12 से 15 रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 घंटे का पेपर ये भी होगा। दूसरा पेपर है और इसे कहा जाता है पत्र लेखन, पत्र लेखन। अब यहाँ पे देखिए पत्र लेखन और आपका सामान्य हिंदी दोनों एक साथ रहता है। 3 घंटा टाइम दिया जाता है, उसी दिन 3 घंटा टाइम दिया जाता है, दोनों को एक ही में देना है। पत्र लेखन जैसे आप ड्राफ्टिंग करते हैं, ये कितने नंबर का होता है, ये 100 नंबर। ये ड्राफ्टिंग करते हैं, ये 100 नंबर का होता है। और दूसरा जो आधा घंटा टाइम दिया जाता है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के तहत दे दिया। जैसे 2.5 घंटा आपसे ये लिखवाए और ले लिए और आपको क्या दे दिए, आपको दे देंगे हिंदी का पेपर, आधा घंटा टाइम देंगे, 20 मिनट टाइम। अब उसी हिंदी में क्या रहेगा, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने वहां पे 60 क्वेश्चन दिया ना, तो यहाँ पे वही 2-2 नंबर का हो जाएगा और वो 5-5 हो जाएगा, 6 ही क्वेश्चन से होगा। जो आपने प्रीलिम्स में तैयारी किया है उसी को मेंस में भी तैयारी करना होगा। और वो कितने नंबर का हो जाएगा, वो आपके 60 नंबर का होगा और वही 6 क्वेश्चन से होगा आपके। ये दूसरा पेपर जो सामान्य हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, वो आप ये रखते हैं, उसी में टाइम आपको इंक्लूड करके देंगे।
जो पत्र लेखन है, इस पत्र लेखन से क्या सवाल? जो पत्र लेखन है, उससे पत्र लेखन से क्या सवाल है, इसको हम देखते हैं। इसमें देखें, एक आपको सारणीबद्ध लेखन होगा, सारणीबद्ध। उसी में प्रश्न पत्र में एक सारणी बना के दिया होगा, टाइम टेबुलेशन तैयार करना होगा, कोई लेटर दे दिया होगा सरकारी, उसी सरकारी को टेबुलेशन बनाना होगा। पहला नंबर तो सारणी लेखन होता है, टेबुलेशन होता है, सारणी लेखन होता है, सारणी लेखन होता है। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपका होता है कोई भी पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी या अनुस्मारक, रिमाइंडर, विज्ञप्ति या फिर टिप्पण, ये सब मिला के आपके पत्र लिखने होते हैं। दो पत्र लिखना होता है, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके जो सिलेबस में है सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी, उसके बाद है टिप्पण, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, अनुस्मारक और रिपोर्ट, प्रतिवेदन। तो ये आपके रहते, इसमें से दो रहना है, दो रहना है। उसके बाद अगला क्या रहता है इसमें? एक रहता है भावार्थ। भावार्थ ये सब रीडर है, भावार्थ लेखन। उसके बाद 5 मुहावरा होता है। मुहावरा का अर्थ लिखना होता है, मुहावरा लोकोक्ति का, और उसका वाक्यों में प्रयोग करना होता है। 5 हो गया। उसके बाद अगला रहता है और कंप्यूटर से 10 नंबर, कंप्यूटर से 10 नंबर का होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर से 10 नंबर में क्या होता है? आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की परिभाषा दीजिए, या फिर रैम, रोम, कबोल, या फिर से वाईफाई, ब्लूटूथ, मतलब जो भी आप इस तरह के, मतलब ऐसा नहीं कि गैर नाम होगा, जो आप जानते हैं वही पूछा जाता है, जो आप जानते हैं उसी को पूछने का काम किया जाता है। कंप्यूटर हो गया। और अंत में रहता है 20 नंबर का 10 क्वेश्चन होता है हिंदी टू अंग्रेजी, और 10 नंबर होता है अंग्रेजी टू हिंदी, यानी कि 20 नंबर के होते हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट, ये रहता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप डेली कॉमन वाली जो चीजें, अब यहाँ देखिए आपको जानकारी जो बता दें। एक बार पूछ दिया, हिंदी हम लोग मेंस लिख रहे थे 2010 का, उसे पूछ दिया कि रात्रि में किए जाने वाले भोजन के लिए क्या आएगा, कौन सी अंग्रेजी है? तो रात्रि के लिए भोजन के लिए क्या कहते हैं? डिनर, डिनर कहते हैं। उसके बाद आपका एक बार पूछ दिया कि अपडेट, अपडेट की हिंदी बताएं, अद्यतन, अपडेट की लोग कहते हैं एक मुश्त। एक बार पूछ दिया, मैंने समझा, पुराना देखेंगे मिलेगा, एक मुश्त, हम लोग जब मैंने एक मुश्त का अंग्रेजी क्या है? अब लोग कहेंगे 1 हैंड, कोई कहेगा कुछ नहीं होता है, 1 हैंड चाहिए नहीं, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक शब्द आता है लंप सम। क्या आता है? लंप सम, एक मुश्त। तो अब इसी तरह से उसके बाद जितने भी लेटर हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, उसके बाद अनुस्मारक, विज्ञप्ति, टिप्पण है, उसके बाद आपके मतलब जितने भी 7-8 प्रकार के लेटर होते हैं, उन सबका अंग्रेजी जान लो। उसमें से 1-2 सवाल रहते हैं, उसमें से 1-2 सवाल रहते हैं। जितने भोजन के प्रकार हैं, रात में, दोपहर में, सुबह में, उनकी अंग्रेजी जान लो, वहां से एक सवाल है।
वहां से एक सवाल मिलता है। तो ये आपका हो गया, आपका ड्राफ्टिंग वाला पेपर 100 नंबर का होता है। और हिंदी का पेपर वही सेम रहेगा, 5 रहेगा, 5 पर्यायवाची शायद हट जाता है। नहीं, कुछ नहीं, सब रहेगा, सब सेम रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, परिभाषा में काफी दोनों मिलाकर। अब इसमें देखिए अगला है, और वो है आपका निबंध। अगला है निबंध। अब ये निबंध क्या? निबंध को रिटन कर लिखना, और निबंध है आपके 3 120 नंबर का निबंध होगा। 120 नंबर का निबंध है, और आपका ये 3 निबंध लिखना है। जो पहला निबंध होता है वो आपके सोशल और हिंदी मुद्दा से होता है, सामाजिक और राजनीतिक और हिंदी। अब हिंदी में कुछ देगा हमारा राष्ट्र कवि तुलसीदास की लोक मंगल कामना। तो इसमें आपका सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक सभी को मिला के एक निबंध इसमें रहता है, जो आप टॉपिक कर लो। दूसरा होता है, और वो होता है आपका जो एक तरह से बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, विज्ञान, प्रदूषण। तो यानी कि यहाँ पे प्रदूषण से लेकर विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, जो भी आप विज्ञान के इश्यू जानते हैं, प्राकृतिक आपदा जानते हैं, बाढ़, सूखा, या फिर भूकंप है, या अभी योगा डे बनाया गया, करें योग, या फिर यूनिटी कम्युनिटी के लिए पूरा मानव एकता के लिए योगा, और उस पर पूछ देगा। ये रहेगा आपका दूसरा खंड। तीसरा खंड है करेंट से। जो तीसरा खंड होता है करेंट से, भारत पाकिस्तान के बदलते रिश्ते, भारत श्रीलंका के बदलते रिश्ते, यूक्रेन संकट, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दूरियां, ताइवान संकट, विश्व की आर्थिक मंदी, खेल के 100 वर्ष, खेल के 150 वर्ष। अब इन सबको क्या करना होता है? एक तरह से आपको किसमें देखना होता है? तीसरे पोर्शन में देखना। तो ये आपके हैं जिन्हें मेंस का पेपर, और मेंस के पेपर 120, 60, 180 और 100, 280 और 120 जीएस। कितने हो गए? 400 में अगर आप 280 प्लस पाते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी, जनरल की मेरिट समीक्षा अधिकारी की 280 प्लस हो, 400। उसके बाद अगर आप इसमें से मैथ से हैं तो 255 या 50 प्लस उसका मान, 255 या 50 प्लस है उसका मान। अगर बायो से हैं तो 270 प्लस है उसको, 270। ये जनरल की मेरिट बना रहे हैं, और उसी में से आपका ओबीसी, एससी, एसटी इसकी मेरिट और डाउन जाएगी, लेकिन ये जनरल की मेरिट बता रहे हैं। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, टाइपिस्ट वाले, तो टाइप आप जानते हैं, तो मान के 250 प्लस आपके टाइप की मेरिट रहेगी। तो इस तरह से आपका एक तरह से मैटर क्या रहता है, मैटर आपका पूरा रहता है, और कितनी मेरिट जाती है इस पे हमने चर्चा किया। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी किताब कौन सा पढ़ना चाहिए, या आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राफ्टिंग में अब सब तो मिले रहे, केवल पत्र लेखन के लिए आप रतन कुमारी वर्मा की ले सकते हैं किताब, जो जगतारण डिग्री का लिखी है प्राचार्य। उनका जो किताब होता है हिंदी का, वो काफी उन्होंने बढ़िया लिखा है। वो आपका उसमें टिप्पण, नोटिस सब मिल जाएगा आपको, उसको आप ले सकते हैं।
और एक नालंदा पत्र लेखन संक्षेपण, उसमें सब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। या फिर आप उनका रखे हैं वासुदेव नंद प्रसाद की हिंदी, तो पीछे आपको उसमें रहेगा एक सेक्शन उसका हो गया केवल पत्र लेखन। अब भावार्थ लेखन वासुदेव नंदन प्रसाद को मिल जाएगा कैसे लिखना है, यहाँ पर भी पढ़ाई जाती है अपने यहाँ। अब शुरू होने वाला है उसका बैच, क्योंकि पहले ही 4-5 दिनों के अंदर ही वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुहावरा भी आप जो भी किताब रखते हैं सुशील कुमार या कोई भी पुराने प्रश्नों को निश्चित देखिए, पीसीएस का पूरा मुहावरा और रट डालिए, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुहावरा सब पीसीएस वाला ही उठा के रख दिया जाता है स्टूडेंट्स में। उसके बाद कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की आती है पब्लिश कंप्यूटर, उसको आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें से लगभग सवाल मिल जाता है। उसके बाद आपका अगला है हिंदी और अंग्रेजी। ये बहुत लोगों की जटिल समस्या रहती है कि हिंदी और अंग्रेजी कहाँ से पढ़ें। जितनी शासकीय शब्दावली है वो सुशील कुमार के पीछे आप देखेंगे, हिंदी की जो किताब होती है या बस ये पृथ्वीनाथ पांडे के, तो उसके पीछे पूरी अंग्रेजी और हिंदी का शब्दावली दिया है, उसी को फोटोस्टेट करा के रख लो या फिर उसको रखे हो तो उसमें आप उसको पर डे 2-4 लिखते जाओ, उसमें से आपके 10 नंबर के मिलेंगे। बाकी तो अन्य व्यवहारिक ज्ञान से मिल जाता है, जो आप समाज में जो सीखते हो उसमें से थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, वो सब ऐसे ही रख देते हैं छोटे छोटे सवाल, लेकिन उसमें से जो शासकीय शब्दावलियाँ हैं वो आपके मिल जाएंगे। सर्कुलर क्या है या अन्य चीज़ें क्या है, डीओ क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो ये आपका एक इसके लिए रणनीति है। जीएस के लिए देखिए पुराने प्रश्नों को भी देखिए, पुराने प्रश्नों को एक तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। पुराने प्रश्न चलने वाले हैं, अभी मान चलिए आपका 12 तारीख को 12 फरवरी के बाद 14 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा, शाम को ही शुरू हो जाएगा, जिसमें केवल पुराने प्रश्न जो समीक्षा अधिकारी पीसीएस से पूछे गए हैं वो बैच एक शुरू होने वाला है, न्यूनतम फी में शुरू हो जाएगा। आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, केवल पुराना प्रश्न रहेगा जो आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पीसीएस फ्री है और समीक्षा अधिकारी है उसके लिए। उसके बाद अब यहाँ पे जीएस के लिए अगर आप कोई भी पुराना पेपर रखे हैं तो उसको देखते रहिए, और प्रत्येक सेक्शन से आप फेयर एक्ट हो पॉलिटी देख लीजिए, या फिर आपका इतिहास है एनसीईआरटी देख लीजिए, या फिर आप इतिहास में तमाम बड़े बड़े किताब भी हैं उनको भी देख सकते हैं। और आपका सामान्य हिंदी हमने बताया था, पवन तिवारी वाली किताब रखिए, उसमें सामान्य हिंदी जो पुराने प्रश्न हैं उनको निश्चित देखिए। निबंध के लिए आप सिलवंत सिंह का ले सकते हैं, निबंध के लिए सिलवंत सिंह की आती है, जितना पीसीएस का निबंध है उसको देख लीजिए, उन्होंने दिया है पीसीएस और आईएएस के लिए, वो आपके लिए कारगर हो जाएगा। तो ये आपका एक समग्र स्ट्रेटजी है समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर कोई और जानकारी इसमें लेना चाहते हैं तो आप किसी को भी कहीं हिंदी के जो प्री है उसमें 6 टॉपिक हैं, उसकी प्रीवियस क्वेश्चन कौन से वाला किताब से अच्छी मिल जाएंगे कि वही बताया तो पवन तिवारी का आदित्य पब्लिकेशन जो एआरओ होता है तो उसके लिए जो मैथ और बायो का अलग प्रावधान होता है काम करता है नहीं वो देखिए। हाँ क्या एआरओ में भी जो मैथ और बायो वही बताया जो मैंने बताया था ना, उसमें भी होता है नहीं उसमें मैथ बायो नहीं होता, वो टाइपिस्ट वाले में नहीं है, इन्हीं को ये आरओ कहा जाता है। ये जो मैंने बताया था इसी को ए आरओ के नाम से भी पुकारा जाता है। जो मैथ से WMI हो गया वो ए आरओ ही कहेगा, जो आपके असिस्टेंट मैनेजर अफसर होते हैं वो भी ए आरओ ही कहेगा, वो मैथ वाला उसी को लोग ए आरओ कह देते हैं। हमने डायरेक्ट पद का नाम ले लिया, उसके लिए टाइप जरूरी नहीं है। उसमें वर्क बोर्ड जो होता है उस वर्क बोर्ड में भी कुछ लोग जाते हैं, उसमें भी यही से जाते हैं। निर्वाचन नहीं होता है, अगर टाइप आप जानते हैं तो टाइप जानते हैं तो कहाँ जा सकते हैं। आप टाइप जानते हैं तो लोक सेवा आयोग में जाएंगे, प्रवर्तक वर्ग में जाएंगे, सचिवालय में जाएंगे,
निर्वाचन आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आप फिर कहाँ पे जाएंगे, आप जो राजस्व परिषद है उसमें जाएंगे, वही प्रवर वर्ग राजस्व परिषद। उसके बाद आप फिर वक्फ बोर्ड होता है उसमें जाएंगे, फिर सचिवालय में जाएंगे। ये सब आपके जाने के रास्ते हैं जहाँ पे आपको तैनाती मिलेगी, समीक्षा अधिकारी हो या सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये जो आपके WMI हो गए, PMO हो गए, ऑडिटर हो गए, ये सब फील्ड वर्क होता है, जिनको जिला में ही काम मिलता है, अस्पताल में काम मिलेगा। WMI का क्या होगा, अब देखेंगे जहाँ पर भी जिला का अस्पताल होता है उसमें लिखा होगा असिस्टेंट मलेरिया अफसर, यानी सहायक मलेरिया अधिकारी का काम क्या है, वही दवा, एंटी लार्वा, अन्य चीज़ों को छिटवाना, फिर पे आपका क्या कराना, आपका मलेरिया की दवा छिटवाना, मच्छर मरवाना, यही काम है, मलेरिया का टीका लगवाना। और कोई जानकारी? सर दोनों के फॉर्म भी अलग अलग बन जाता है कि काम ही प्री नहीं, प्री का अलग निकलता है। जब आप प्री का क्वालिफाई करेंगे तो प्री के क्वालिफाई होने के बाद आपका रोल नंबर दोनों साथ उसमें आपका पूरा तो क्या फॉर्म भरते समय कंप्यूटर का डिग्री में वो लेवल बिल्कुल उसमें रहता है कि आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं तो यस ठीक करना पड़ता है। आप BSc मैथ से रखे हैं हाँ उसमें ठीक करना होता है। आप बायो से हैं ठीक करना होता है, आप अदर सब्जेक्ट से हैं ठीक करना होता है। ये सब कुछ रहता है, कॉलम बना होता है, पहले ही आपको फॉर्म भरते समय ही मेंशन करना होता है। प्रयास करें कि फॉर्म गलत ना हो। कई बार क्रॉस चेकिंग करें, उससे पता चला कि आप BSc मैथ से हैं उसमें डाल ही नहीं पाते, और तो फिर डाल नहीं पाएंगे तो दावा नहीं कर पाएंगे। आप कंप्यूटर डिग्री है, आप डाल नहीं पाएंगे तो दावा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान। इसीलिए उस कॉलम को निश्चित क्लिक करें। जो भरते समय वो आपसे पूछता है, वो भरने वाला नहीं जानता है, और जब नहीं जानता है तो अमूमन छूट जाता है। जब छूट जाता है तो व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होता है, परेशान होता है। इसलिए प्रयास करें। इसमें क्या सर कंप्यूटर डिग्री में इसलिए ट्रिपल हो भी चलेगा? ट्रिपल सी बाकी ग्रेजुएशन वाले ये क्या नाम है, आपके राज्य के खाते बच्चे एक साल की डिग्री कोई ना कोई हाँ निबंध में फिक्स है कि वो टॉपिक पूछा जाता है, वो सबका टॉपिक दिया रहता है। जब विज्ञापन आएगा तो उसमें टॉपिक भी रहेगा, जो टॉपिक मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से वही रहेगा। और सर जो ग्रेजुएशन में 3 साल मान लीजिए 2 साल मैथमेटिक्स साथ रहा, तीसरे साल मैथ को छोड़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री बस कर दिए, तो क्या वो फिर मैथ का स्टूडेंट? देखिए मैथ वाला तो मानता है अब, क्योंकि सेकेंड ईयर तक ही मान्य था, थर्ड ईयर मान्य। और किसी को कोई जानकारी? देखिए निबंध है आपको लिखना होता है 6 शब्दों में, 6 शब्दों में निबंध है लिखना होता है। मान चलिए 600-700 शब्दों। तो जब निबंध है आपका उसमें टाइम दिया रहेगा, तो आप ये प्रयास करो कि उसमें 1-1 घंटा तीनों को बांटो। 3 निबंध है, 3 घंटा का निबंध होता है, तो 1-1 घंटा सबको बांटो। इसमें क्या होता है कि जो तीसरा निबंध होता है उसको कम शब्द भी थोड़ा सा रहता है, नंबर भी उसमें कम होता है, उसमें नंबर भी कम होता है। इसलिए आप प्रयास करें कि आप निबंध को 1-1 घंटा टाइम देने का प्रयास करें। निबंध कैसे लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले आपके पास निबंध लिखने के लिए जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है, अगर उससे निबंध है मिल गया तो सबसे पहले आप 10-15 मिनट ड्राफ्टिंग करो, क्योंकि आपके पास निबंध लिखने के लिए पर्याप्त समय। इसलिए ड्राफ्टिंग तो निश्चित बनाओ। अब ड्राफ्टिंग में मान चलो आपको कोई भी निबंध लिखना है, लिखना है, तो अब ड्राफ्टिंग कैसे होता है, उसमें पीछे ड्राफ्ट होता है।
तो आप क्या करो, एक टाइम प्लस एक क्राइटेरिया में बांटने के लिए आप पहले ही 10 मिनट सोच लो कि हमें क्या क्या लिखना है। वही व्यक्ति नहीं सोचता है, लिखता जाता है, बाद में पढ़े जाता है। अब मान चलो महिला सशक्तिकरण लिखना है, महिला सशक्तिकरण पे आपको निबंध लिखना है। तो महिला सशक्तिकरण में आपको सबसे पहले भूमिका बनानी होगी, प्रस्तावना बनाना होगा। और उस प्रस्तावना में आप सबसे पहले कोई ना कोई शायर को, कोई ना कोई एक तरह से वेद उपनिषद के शब्द हो या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का स्टेटमेंट हो, उससे इसमें कहा गया है यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। अब वहीं से आपने पूरी एक इसको वो कर लिया, फिर महिला सशक्तिकरण को दिखाया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं को उसमें एक तरह से नेतृत्व देना है, इसी को सशक्तिकरण कहा जाता है, सशक्तिकरण कहा जाता है। उसके बाद फिर अब आपने बताया कि पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में ले गए कि पहले इस तरह से नहीं था, महिलाओं पे तमाम पाबंदियां थी, महिला चारदीवारी के अंदर कैद थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, तमाम कुरीतियां थी। लेकिन आज दुनिया में महिलाएं का उत्थान हो रहा। आज फिर महिलाओं को आप दिखाइए कि महिलाएं कहाँ पे है। आज देश की राष्ट्राध्यक्ष पूरे दुनिया में बन रही है महिलाएं। फिर आपका राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी है। आप बिजनेस में दिखाइए, किरण मजूमदार साहब, वाइकान से इंदिरा नूरी, पेप्सिको, तमाम कंपनियों की डायरेक्टर दिखाए महिलाएं हैं, तमाम विभागों की प्रमुख महिलाएं हैं, फाइटर प्लेन महिलाएं गा रही हैं। अब ये सब चीजें क्या आप दिखाओगे, इसमें दिखाओगे। फिर आप एक तरह से पंचायती व्यवस्थाओं में भी महिलाएं, उनको भी भागीदारी दी जा रही है। तमाम नगर पालिका विधायक, सांसद गाँव को बनाया जा रहा है, तमाम विभागों के प्रमुख बनाए जा रहे हैं। फिर आपको थोड़ा सा दिखाना होगा, और वो दिखाना होगा किसी दोहा को, जयशंकर प्रसाद, मान चलो कहीं पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, फिर शोषण को भी दिखा दो, अमला देवी यही कहानी, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। अब इसको दिखा दो। फिर महिला सशक्तिकरण पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जो लिखा था, हटा दो बाधा मेरे पति की, मिटा दो बाधा मेरे पति की, जमाने के बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने दो मुझे। यानी कि इसको भी आप लिख सकते हो। तो कुछ जो कविताएं हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है, उनमें से कुछ महिलाओं पे तैयार करना चाहिए। या अगर राजनीति पे लिख रहे हैं तो राजनीति पर राजनीतिक अपराधीकरण को पूछा जाता है, तो उस पर भी कुछ चीजें आपको निबंध दोहा टाइप का याद हो, या याद कर लो, कुछ याद करके उसमें निश्चित लिखना चाहिए, कुछ बढ़िया नंबर मिलेगा कोड करके। तो इस तरह प्रस्तावना, व्याख्या, फिर मूल्यांकन, और लास्ट में क्या लिखना चाहिए, निष्कर्ष। अब पहले ही एक पूरी 10 मिनट आप कलम चला लो, पूरा एक तरह से क्या करो, इस पे आप लिखने का काम करो। जैसे आप कर लोगे, एक पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करोगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि इतने ही चीजों को हम 600 शब्द में लिख सकते हैं, 700 शब्द में लिख सकते हैं। इस तरह आपको लिखना रहता है 3 निबंध। तो इस तरह हमने बताया, और फिर अगले संडे को और किसी टॉपिक को हम उठाएंगे, इसमें बताएंगे कैसे इसकी तैयारी की जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।